दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बेहतर होंगे। और आज हिंदी के टॉपिक को अपन लेके चल रहे हैं। देखिए हम क्या करते हैं, सारे सब्जेक्ट पे फोकस करते हैं, पर फिफ्थ और सिक्स्थ पेपर को अपन क्या करते हैं, अलग किनारे रख देते हैं। इंपॉर्टेंट मुझे सबसे ज्यादा फिफ्थ पेपर ही लगता है, हिंदी। और हिंदी के सिलेबस में क्योंकि चेंजेस भी आए हैं, तो अपन सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना स्टार्ट करेंगे और सिलेबस के साथ ही इस पूरे सिलेबस को अपन खत्म करेंगे, टाइमली खत्म करेंगे। मेरी पूरी उम्मीद है कि 1 महीने के अंदर मैं पूरी हिंदी आपकी खत्म करवा दूंगा। ठीक है, तो आप भी जुड़िए, अपने दोस्तों से भी जुड़े, दोस्तों से भी बोलिए कि जुड़े। और हम एक एक छोटे छोटे बिंदुओं पे ध्यान देंगे, क्योंकि 3 मार्कर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और 3 मार्कर पर ही हमको फोकस करना है, क्योंकि बड़े आंसर हिंदी के अंदर नहीं आते। बड़े आंसर हिंदी के अंदर नहीं आते, मतलब हिंदी का जो पोर्शन बड़े प्रारूप में आएगा उसकी भी चर्चा मैं यहां पे आपसे करूंगा। बट अपन ये देखें कि सामान्यतः जो आता है, सामान्यतः जो पोर्शन हमारा हिंदी में कवर होता है, उसको आज अपन यहां पे कवर करेंगे बहुत आराम से। देखिए जो इंग्लिश मीडियम के होते हैं उनको हिंदी समझने में थोड़ा ज्यादा समय लगता है, जो हिंदी मीडियम के हैं उनको कोई समस्या ही नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है, आपके लिए भी, हमारे लिए भी और सभी के लिए। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले अपन क्या पढ़ेंगे, तो हिंदी के अंदर अपन हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। देखिए आपको अब यहां हिंदी व्याकरण दिख रहा होगा, तो ये क्यों दिखा, क्योंकि आपको मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अपन क्या पढ़ेंगे, हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। ठीक है, तो हिंदी व्याकरण के इस पोर्शन को अपन कवर करेंगे, जितना भी पोर्शन है ये पूरा 3 मार्कर है, एक एक। और आप टेंशन मत लेना, ये जो मैं आज लेक्चर ले रहा हूं इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी इसी के नीचे सेक्शन के अंदर। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं अपन आज के टॉपिक के साथ, शुरुआत करते हैं। तो देखिए व्याकरण है क्या। तो व्याकरण का जो शाब्दिक अर्थ है, अपन सबसे पहले उसकी बात करते हैं। तो ये वी प्लस आकरण से बना है। किससे बना है, वी प्लस आकरण से, अर्थात विग्रह अथवा विश्लेषण करना। विग्रह मतलब अलग होना होता है, विश्लेषण का मतलब एनालिसिस करना होता है। ठीक है, अतः व्याकरण वह विधा है, मतलब व्याकरण वो सेगमेंट है जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनके लिए है। देखिए आपको डेफिनेशन तो एज इट इज लिखनी है, बट हमें समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि व्याकरण वह विधा है जिसके अंतर्गत बोलचाल और साहित्य में प्रयुक्त भाषा के स्वरूप, देखिए भाषा का कैसा स्वरूप होगा, कैसा उसका गठन होगा, उसके अवयव, ठीक है, और उसके प्रकार, और उनके पारस्परिक संबंधों और समूह रचना विधान तथा रूप परिवर्तन का विवेचन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। ठीक है, तो आइए मैं आपको बताता हूं यहां पर कि हम कैसे परिभाषा दे सकते हैं व्याकरण की एग्जैक्ट, शॉर्ट एंड स्वीट, इतनी लंबी 3 मार्कर में कैसे लिखेंगे। तो देखिए जिस शास्त्र में शब्दों के शुद्ध रूप और प्रयोग के नियमों का निरूपण होता है उसे व्याकरण कहते हैं। मतलब हम उसमें ये देखेंगे कि शब्द शुद्ध है कि नहीं है, उसका प्रयोग सही से हुआ है कि नहीं हुआ है, उसको सही से लिखा गया है, सही जगह उसका विन्यास बना है कि नहीं बना है, ये संपूर्ण कवर हम किसके अंदर करेंगे, व्याकरण के अंदर करेंगे। तो आपको समझ में आ गया व्याकरण क्या है, कि जिस शास्त्र में शब्दों के शुद्ध रूप और प्रयोग के नियमों का निरूपण होता है उसे व्याकरण कहते हैं। मैं एक बात आपसे और कहूंगा, भले मैं आपको ये नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूं, पर जैसे मैं डिक्टेट कर रहा हूं कोशिश करिए कि उस पोर्शन को आप लिखें भी, इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी। आइए अपन आगे बढ़ते हैं, व्याकरण के अंदर अब अपन पढ़ेंगे क्या। तो देखिए व्याकरण के अंदर अब मैं आपको व्याकरण की एक और परिभाषा बताता हूं। सामान्य अर्थ में व्याकरण वह विधा है जिसके द्वारा भाषा के शुद्ध रूप का बोलने, पढ़ने और लिखने का ज्ञान होता है। जहां हम बोलने, पढ़ने और लिखने के ज्ञान की बात करेंगे वो क्या है, व्याकरण है। भाषा के संबंध में यह महत्वपूर्ण तथ्य है कि भाषा का विकास पहले होता है, उसके बाद भाषा के आधार पर उस भाषा के व्याकरण का निर्माण होता है। कभी आपसे कोई ऐसा पूछे कि पहले भाषा आई कि व्याकरण, जैसे हमसे अक्सर पूछा जाता है ना, पहले मुर्गी आएगी अंडा, तो अपन नहीं बता पाते कि पहले मुर्गी आएगी कि अंडा, पर अपन यहां जरूर बता सकते हैं कि पहले भाषा आएगी और उसके बाद व्याकरण आएगा। पहले हम बोलना सीखेंगे, फिर उसका क्या रूप सही है क्या रूप गलत है ये बता पाएंगे, है ना। व्याकरण भाषा का
लेखक अनुगामी होता है, मतलब क्या होता है, वो जो देख चुका है उसके अकॉर्डिंग करता है। व्याकरण के आधार पर भाषा का निर्माण नहीं होता, भाषा के आधार पर व्याकरण का निर्माण होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। व्याकरण के 3 भाग हैं। आपसे कोई पूछे कि व्याकरण को कैसे लिखना है, तो देखिए इसके पहले मैंने आपको व्याकरण की परिभाषा बता दी और आप उसके 3 भाग बता दीजिएगा। वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विन्यास। पहले वर्ण बना, फिर शब्द बने वर्णों से मिलके, और उसके बाद शब्दों से मिलके वाक्य बना, और वो पूरा वाक्य विन्यास। तो ये तीनों सेगमेंट्स को सबसे पहले हम पढ़ेंगे। इसके अंदर जो जो आएगा सारे पोर्शन को हम कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। मैं इतना मान रहा हूं कि आपको ये बात पूरी तरह समझ में आ गई होगी कि व्याकरण क्या है, उसका विन्यास क्या होता है। देखिए सीधी सी बात है, जो हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी के अंदर वो होल सोल पूरा क्या है, व्याकरण है। इंग्लिश में हम बोलते हैं ग्रामर है, ठीक है, पूरा का पूरा क्या है, ग्रामर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन, और आज अपन पढ़ेंगे वर्ण विचार को। शुरुआत देखिए, सबसे पहला क्या है, वर्ण विचार, पहला अंग ही है, भाग ही है वो, क्या, वर्ण विचार। तो आइए सबसे पहले अपन करते हैं वर्ण विचार। तो सबसे पहले मानक हिंदी वर्णमाला की बात कर लेते हैं। मानक हिंदी वर्णमाला में उच्चारण के आधार पर कितने वर्ण हैं, तो ये पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि हिंदी में उच्चारण के आधार पर। अभी मैं आपको पूरी समझाऊंगा कि हिंदी की भाषा का विकास कैसे हुआ। उसके पहले कुछ फैक्चुअल पोर्शन देख लेते हैं कि मूलतः हिंदी में उच्चारण के आधार पर कितने वर्ण हैं। तो भैया 45 वर्ण है उच्चारण के आधार पे। उच्चारण के आधार पे 10 स्वर हैं और 35 व्यंजन हैं। लेखन के आधार पे कितने वर्ण हैं, लेखन के आधार पे 52 वर्ण हैं, 52 वर्ण है। कैसे, 13 स्वर, 35 व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन। ये क्या होते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। यहां देखिए व्यंजन लिखा हुआ है, स्वर सारे लिखे हुए हैं यहाँ पे। आइए देखिए लाइन से स्वर लिखे हुए हैं और उनकी कुल संख्या 10 धन 3 टोटल 13 लिखी हुई है। आइए मैं इसको एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा आपको। उसके पहले सबसे पहले बात करते हैं वर्णमाला की। अभी मैंने आपको बता दिया कि वर्ण कितने होते हैं, क्या होता है। अब अगली बात करेंगे अपन वर्णमाला की। तो वर्ण आया कहां से, इसकी बात करते हैं। देखिए हम क्या थे, आदिवासी का थे सबसे पहले, या अपन ऐसा समझ लें कि हम जंगलों में थे। जंगलों से धीरे धीरे हमने साइन लैंग्वेज सीखी, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए या दिशा बताने के लिए हमने साइन लैंग्वेज का यूज किया। उसके बाद धीरे धीरे हमारे कंठ से जो आवाज निकलती थी उसको हम समझने लगे। क्या करने लगे, समझने लगे। तो सबसे पहले बात यह आती है कि सबसे पहले भाषा का कौन सा भाग आया, तो भाषा में सबसे पहले ध्वनि आई। क्या आई, ध्वनि। और उस ध्वनि को हमने जब लिख दिया तो वो वर्ण बन गया। मेरी बात समझ गए क्या। तो देखिए आपसे पूछा जा सकता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो आप उसको लिखेंगे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि, और ध्वनि का लिखित रूप वर्ण। मेरी बात समझ गए क्या, ध्वनि का लिखित रूप क्या, वर्ण। और अब आपको मैं बता देता हूं कि जो वर्णों का व्यवस्थित समूह, अगर हमने जो ध्वनि निकाली उसको वर्ण बना दिया और उसको अरेंज कर दिया, व्यवस्थित समूह, उसको क्या कर दिया हमने, अरेंज कर दिया, तो वो क्या कहलाया, वर्णमाला। मेरी बात समझ गए कि नहीं। चलिए अगर आपने इतनी बात समझ ली है तो आइए हम थोड़ा सा यहां पे इसकी परिभाषा देख लेते हैं। उसके पहले यहां पे एक बात और, हमसे कभी ऐसा पूछे कि भाषा का सबसे शुद्ध रूप लिखित होता है कि मौखिक होता है, तो भाषा का जो सबसे शुद्ध रूप होता है वो आपको ये ध्यान रखना है कि मौखिक होता है। भाषा का शुद्ध रूप लिखित नहीं होता। ये बात आपको मैं क्यों कह रहा हूं कि भाषा का जो शुद्ध रूप होता है वो मौखिक होता है, लिखित क्यों नहीं होता। सर हम तो शुद्ध लिखे हैं कि नहीं ये देखते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पहले ध्वनि निकली फिर शब्द बने, मतलब हमारे कंठ से हमने का बोला पहले फिर का लिखा। उसी तरीके से जब हम शुद्धता की जांच करते हैं तो कोई भी वर्ण हमने सबसे पहले बोला और उसके बाद लिखा, तो शुद्ध रूप होता है मौखिक। लिखित शुद्ध रूप भाषा का नहीं होता, यह बात भी याद रखिएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि भाषा का सबसे शुद्ध रूप, भले यहां पे मैंने मेंशन नहीं किया है, आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा कि भाषा का सबसे शुद्ध रूप मौखिक है और लिखित नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है भाषा का सबसे शुद्ध रूप मौखिक।
ठीक है, अब आप बात करते हैं वर्ण। वर्ण आ जाए 3 मार्कर में तो क्या लिखेंगे? तो लिखेंगे भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण। ध्वनि वर्ण का उच्चारित रूप है और वर्ण ध्वनि का लिखित रूप है। मतलब क्या है? सबसे पहले क्या आई? ध्वनि, और ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं और यह भाषा की सबसे छोटी इकाई है। अब उदाहरण में आप कोई सा भी वर्ण लिख सकते हैं, छोटा आ, बड़ा आ, का, खा, कोई सा भी वर्ण आप लिख सकते हैं। तो वर्णमाला के अंदर ध्यान रखिएगा कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। आपको इतनी बात मेरे समझ में आ गई होगी कि ये क्या है वर्ण और क्या है वर्णमाला। वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला। ध्यान रखिएगा, अब हमने वर्णमाला को मूलतः 2 भागों में विभाजित कर रखा है। कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है? अगर वर्णमाला आया 3 मार्कर में तो सबसे पहले लिखेंगे वर्णमाला, मतलब वर्णों का व्यवस्थित समूह क्या? वर्णमाला कहते हैं। और वर्णमाला को हमने कितने भागों में विभाजित कर रखा है? 2 भागों में, स्वर और व्यंजन। कितने भागों में? 2। यहां मेंशन मैंने इसलिए नहीं किया कि आप इतना तो नोट डाउन करें, ठीक है? तो वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला, और वर्णों को कितने भागों में हमने डिवाइड किया? 2। स्वर और वर्णमाला को हमने कितने भागों में विभाजित किया? 2। स्वर और व्यंजन। तो आइए बात करते हैं अब अपन स्वर और व्यंजन की। दूसरी बात, अगर आपको कोई भी पोर्शन समझ में नहीं आए इसको देखने में, देखिए अनलिमिटेड बार आप इसको देख सकते हैं, कहीं दिक्कत नहीं है। आपको कभी ऐसा लगे कि मेरे को यह बात समझ में नहीं आई तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं निसंकोच, बिल्कुल बिना किसी टेंशन के। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला और वर्णमाला को 2 भागों में विभाजित किया गया है, स्वर और व्यंजन। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं स्वर की। स्वर क्या है? वॉवेल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम इनको? वॉवेल बोलते हैं, स्वर। देखिए स्वर क्या होते हैं? अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, मुक्त होते हैं, किसी अन्य वर्ण पर निर्भर नहीं होते। उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित किए जाए, जिनका उच्चारण, प्रोनंसिएशन क्या हो? स्वतंत्र हो, इंडिपेंडेंट हो, उसे हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। आइए परिभाषा के रूप में कैसे लिखेंगे? तो स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण को क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। मेरी बात समझ गए क्या? चलिए, अब परंपरागत रूप से इनकी संख्या 13 मानी गई है, मतलब लिखित रूप से इनकी संख्या 13, और उच्चारण की दृष्टि से इनकी संख्या 10। आपसे पूछा जा सकता है स्वरों की संख्या 3 मार्कर के अंदर, तो आपको दोनों मेंशन करना है। और इसमें मैं एक सेगमेंट और जोड़ रहा हूं कि 3 मेंशन करना है। क्या मेंशन करना है? 3। अब सर 3, अभी तो आप सामने 2 लिख रहे हैं। देखिए यहां लिखा है परंपरागत रूप से इनकी संख्या 13, तो आप इसको लिखिएगा लिखित रूप से इनकी संख्या 13, या तो ये भी लिख सकते हैं कि परंपरागत रूप से इनकी संख्या कितनी है? 13। उच्चारण की दृष्टि से 10 स्वर माने गए हैं, और अगर री ऋषि को भी मिला दिया जाए, यहां पे अगर हम री ऋषि लिख देते हैं, देखिए ठीक है, ये कर दिया हमने री ऋषि। अगर मैं री ऋषि लिख देता हूं तो इनकी संख्या क्या हो जाएगी? 11। ठीक है, आप ये जब तीनों लिखेंगे तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा 3 मार्कर के अंदर। इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो देखिए स्वर कौन कौन से? तो छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं और अगर समझते होंगे तब तो इंग्लिश मीडियम से हैं तो ध्यान रखिएगा स्वर कौन कौन से हैं कि ये छोटा आ इसको बोलते हैं, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए ओ औ, और री ऋषि। ये बात समझ गए क्या? इनको हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। ठीक है, एक बार क्या हुआ था, मैंने किसी से बोला लिखो बड़ा आ, तो उसने पहले लिखा बड़ा और उसके बाद लिख दिया छोटा आ। ये इंग्लिश मीडियम वाले अक्सर करते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि बड़ा आ जब भी मैं बोलूं तो मैं ये इसकी बात कर रहा हूं। ठीक है, मेरी बात समझ गए? चलिए, तो ये क्या हो गए? ये पूरे स्वर है। आगे बढ़ते हैं स्वरों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ स्वर, है ना?
हम स्वरों का वर्गीकरण करेंगे। भाई स्वरों को भी हम डिवाइड करेंगे ना कि कैसे कैसे होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं मात्रा और उच्चारण काल के आधार पर। देखिए जैसे हम लिखते हैं, जैसे लिखना है मी, मतलब ई का उच्चारण हुआ साथ में, और अगर मैं लिखूं मैं, तो मैं ए का उच्चारण हुआ साथ में। मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूं कि जो स्वर होते हैं वही मात्राओं के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। किसके रूप में प्रयोग किए जाते हैं? मात्राओं के रूप में। इसीलिए यहां पे हेडिंग डली है मात्रा और उच्चारण काल के आधार पे, और जिसमें जितनी मात्रा लगी होगी उसी के अकॉर्डिंग उसका क्या होगा? उच्चारण होगा। ये बात भी आपको समझनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हाश्व स्वर। हाश्व स्वर को हम अन्य दूसरे नाम से जानते हैं मूल स्वर या तो लघु स्वर। क्या क्या? मूल स्वर या तो लघु स्वर बोलते हैं, जिनके उच्चारण में कम समय लगता है या एक समय लगता है, उसको हम कहते हैं हाश्व स्वर या लघु स्वर या मूल स्वर। अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो ऐसे स्वर जिनकी मात्रा सदैव क्या गिनी जाती है? एक गिनी जाए। क्या गिनी जाए? सदैव मात्रा एक, मतलब उसके उच्चारण में कितना समय लगा? एक। जिसकी मात्रा एक, उसके उच्चारण में एक समय लगा। जिसकी मात्रा दो, उसके उच्चारण में दो समय लगा। और जिसकी मात्रा तीन, तीन मात्रा का तो कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, पर फिर भी बता रहा हूं कि क्या होगा? तीन। बात समझ गए क्या? तो छोटा आ और छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, इन तीनों को ही हम बोलते हैं मूल स्वर। इन्हीं तीनों को हम बोलते हैं लघु स्वर। और इसमें आप एक और ऐड कर लीजिएगा, सिर्फ जब हास्व लिखा हो, लघु लिखा हो, मूल में री ऋषि नहीं आएगा, बट सामान्यतः री ऋषि आता है। किसमें? लघु स्वरों में, हाश्व स्वरों में। क्योंकि आपको डिटेल्ड समझाना है मेंस के हिसाब से, इसलिए मैं इसको यहां पे लिख रहा हूं री ऋषि। मेरी बात समझ गए क्या? तो हास्य स्वर, लघु स्वर और मूल स्वर ये तीनों एक ही हैं, जिनके उच्चारण में कम समय लगता है या सबसे कम समय लगता है। इनकी मात्रा सदैव एक गिनी जाती है और एक मात्रा का समय लगता है। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए होंगे हाश्व स्वर के अंदर। अब बात करते हैं अपन दीर्घ स्वर की। किसकी बात करते हैं? दीर्घ स्वर की। अगर बात करेंगे हम दीर्घ स्वर की, देखिए मैं ऐसा मान रहा हूं कि अभी तक आपको इतनी बात समझ में आ गई है। कहीं पे नहीं आए तो आप वीडियो बैक करके देख लीजिएगा या मुझे कॉल करके पूछिएगा। दीर्घ स्वर जिनके उच्चारण में हास्य स्वर से अधिक समय, जिसके उच्चारण में हास्य स्वर से दुगना समय या अधिक समय लगता है, उसे हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर। जिसके उच्चारण में हाश्व स्वर से क्या लगे? अधिक समय, मतलब दो मात्रा का समय लगता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं दीर्घ स्वर। इनकी संख्या सामान्यतः कितनी है? तो ध्यान रखिएगा 7। कितनी है? 7। यहां पे जैसे मैंने मूल स्वर या हाश्व स्वर बताए, तो मूल स्वरों की संख्या 3 और हाश्व की संख्या तो आप 4 भी लिख देंगे तो गलत नहीं है, और लघु की संख्या भी 4 लिखेंगे तो गलत नहीं है, क्योंकि री ऋषि को इंक्लूड कर लेते हैं। तो दीर्घ स्वर में जिनके उच्चारण में हाश्व स्वर से अधिक समय, या मैं कहूं कि दुगना समय लगता है, उसे हम कहते हैं दीर्घ स्वर। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए ओ औ। ठीक है, ये होते हैं, ये क्या होते हैं? दीर्घ स्वर। यहां ऑफिस वाला ये आगत है, इसकी मैं बाद में बात करूंगा। ये बड़ा आ जो दिख रहा है आपको, ये आगत है, इसकी बात मैं आपसे बाद में करूंगा। अभी तो आप यहीं तक कहानी अपनी रखिए। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए ओ औ, इनकी संख्या कितनी? 7। इसको आपको मिटा देना है। ठीक है, मेरी बात समझ गए क्या? तो ये होते हैं दीर्घ स्वर। कहीं पे आपको ये बोले कि मात्रा और उच्चारण के आधार पे स्वर 4 प्रकार के होते हैं, अगर कहीं ऐसा लिखा हो दुनिया की किसी पुस्तक में, तो बिल्कुल आपको नहीं मानना है। आपको क्या मानना है? मात्रा और उच्चारण काल के आधार पर स्वर सदैव 3 प्रकार के होते हैं। पहला मैंने आपको हाश्व बताया, दूसरा मैंने आपको दीर्घ बताया। इसको कहीं नोट डाउन आप कर लीजिएगा कि मात्रा एवं उच्चारण के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। हाश्व जिसको हम लघु या मूल स्वर कहते हैं, दूसरा है दीर्घ स्वर, और तीसरा और इंपॉर्टेंट है प्लुत स्वर। कौन सा स्वर? प्लुत स्वर।
सर ये क्या होता है, नया नया दिख रहा है। देखिए प्लुत स्वर क्या होता है, जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से ज्यादा समय लगे। दुगना नहीं बोल रहा हूं, दीर्घ स्वर से ज्यादा। और लघु स्वर जिसे आप हास्य स्वर कहते हैं उससे 3 गुना। देखिए जो लघु स्वर थे उससे 2 गुना कहां समय लगता था, दीर्घ स्वर में, और 3 गुना कहां समय लगे, प्लुत स्वर में। जहां कुछ देर तक हम उच्चारण करते हैं किसी शब्द का, उसे हम क्या कहते हैं, प्लुत स्वर। जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है उसे क्या कहते हैं हम, प्लुत स्वर। ठीक है, ये हो गई डेफिनेशन। और किसी को पुकारने में, नाटक के संवाद में इसका प्रयोग किया जाता है। नाटक एक साहित्य की विधा है जिसको आप ड्रामा बोलते हो इंग्लिश के अंदर, अंग्रेजी के अंदर। इसका उदाहरण क्या है, देखिए यहां लिखा हुआ है राम। ठीक है, इसका एक उदाहरण और होता है, देखिए मैं यहां कोशिश कर रहा हूं लिख के बता दूं। देखिए ये मैं लिख रहा हूं यहां ओम, तो कहीं कहीं पे ओम ऐसा भी लिखा रहता है। आपने अगर रामायण की चौपाई देखी हो तो उसमें लिखा रहता है यूं। देखिए ये मैं यहां लिखने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, ये है ओम। ठीक है, ये दोनों एस हैं, ये जो 3 एस बने रहते हैं, ये जो 3 एस यहां बने हैं और ये 3 एस यहां हो गए, ओ और आधा मा, ओम। ओम ऐसा बोलते हैं पर, और इसमें राम। ठीक है, तो ये जो ज्यादा देर तक उच्चारण हो रहा है दैट इज प्लुत स्वर। तो उच्चारण या मात्रा के आधार पे स्वरों की संख्या 3, और ये तीनों मैंने आपको सेगमेंट बता दिए। हास्य स्वर जिसे लघु या मूल स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर कहते हैं। मेरी बात समझ गए? तो आइए आगे बढ़ते हैं, और अगला है जीव के प्रयोग के आधार पर स्वरों की संख्या या स्वर। देखिए जीव के प्रयोग के आधार पर स्वर होते हैं 3 प्रकार के। कितने प्रकार के स्वर होते हैं? 3 प्रकार के, ये आपको ध्यान में रखना है। जीव के प्रयोग के आधार पर कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है? अग्र स्वर, जिनके उच्चारण में जीभ के अग्रभाग, अग्र का मतलब होता है आगे का भाग, काम करता है, उसे हम क्या कहते हैं? अग्र स्वर। और आप इसको प्रैक्टिकली प्रयोग करके देख सकते हैं, जैसे छोटी ई, बड़ी ई, ए, यहां जीभ का हमेशा आगे वाला पोर्शन काम करता है, इसलिए हम कहते हैं इसको अग्र स्वर। अगला क्या है? मध्य स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग काम करता है ये सब स्वतंत्र, उसे हम कहते हैं छोटा आ। क्या कहते हैं? छोटा आ। और अगला क्या है? पश्च स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पश्च भाग काम करता है, मतलब पीछे का भाग करता है, जैसे आ, उ, ओ, औ, और ये आ, इसको भी हटा दीजिए, इसको यहां से फिर हटा दीजिए। ठीक है, अभी आपको तो यहां बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ की बात करनी। ठीक है, तो यह भी ध्यान रखिएगा कि जीव के प्रयोग के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो 3 हो गई। ठीक है, अब आते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट 3 मार्कर पर, और वो है संयुक्त स्वर। पहला प्रश्न ये बनता है कि संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी? तो मैं आपको अभी से बता देता हूं कि संयुक्त स्वरों की संख्या होती है 4। संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी होती है? 4। तो वे स्वर कहते किनको है भैया? संयुक्त स्वर किसे कहेंगे? देखिए संयुक्त, कंबाइन, मतलब कहीं ना कहीं एक से ज्यादा स्वरों का प्रयोग हुआ होगा, इसलिए हम उसको कहते हैं संयुक्त स्वर। तो संयुक्त स्वर वो स्वर जो 2 या 2 से अधिक स्वरों से मिलके बनते हैं। 2 या 2 से अधिक स्वरों से मिलके बनते हैं। देखिए अब आपको यहां पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यहां लिखा है 2 या 2 से अधिक भिन्न स्वरों से। 2 या 2 से अधिक भिन्न स्वरों से लिख लीजिए। यहां क्या लिखेंगे आप? भिन्न। देखिए जो आपको मैं पीपीटी डालूंगा उसके अंदर ये चीज करेक्शन रहेगा, ये तो आपको समझाने के लिए यहां मैंने भिन्न नहीं लिखा है, नहीं तो आप ध्यान नहीं देते और नोट डाउन नहीं करते। मेरे को तो पीपीटी आपको प्रोवाइड करानी है, पर क्योंकि मेंस सारा कुछ लिखने का है इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लिखें भी। तो वे स्वर जो 2 या 2 से अधिक भिन्न स्वरों से मिलकर बने होते हैं। देखिए अगर अपन भिन्न की बात मैं क्यों कर रहा हूं, जैसे छोटा आ से छोटा आ जोड़ा,
तो क्या बना, बड़ा आ। तो ये भिन्न कैसे हुआ, और ये कैसे हुआ, सजातीय स्वर ही बना ना, विजातीय बना क्या, दूसरे जाति का कुछ बना क्या, नहीं। क्या बना, बड़ा आ। छोटा आ प्लस छोटा आ क्या बन गया, बड़ा आ। इतनी बात आपके समझ में आ गई। अगर आपकी इतनी बात समझ में आ गई है तो मैं आपको यहाँ पे ये बता देता हूं कि ये बात आपके दिमाग में रखनी है कि यहाँ पे क्या मिले, वे स्वर जो दो या दो से अधिक भिन्न स्वरों से मिलकर बने हो उन्हें कहते हैं संयुक्त स्वर। इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। इनकी संख्या कितनी है, 4। बड़े ध्यान से पढ़िएगा। तो आप अगर यहां पे ध्यान देंगे कि कैसे इनकी संख्या 4 हुई और ये कैसे बने, तो संधि का आधा काम यहीं पे कंप्लीट। देखिए जैसे मैंने आपको क्या बताया था, छोटा आ प्लस छोटा आ क्या बना, बड़ा आ। मैंने आपको क्या बताया था, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ क्या बना, बड़ा ऊ। तो देखिए आ से ही बने ना, छोटे आ से बने, बड़े आ से बने, सॉरी छोटे आ से, छोटा ऊ से और छोटी ई से मिलके बने, इसलिए हम उनको कहते हैं मूल स्वर। मतलब जिनके सहयोग से दूसरे स्वरों का निर्माण हो तो उन्हें हम क्या कहेंगे, मूल स्वर। देखिए इसीलिए मैं हास्य स्वर में बार बार क्या कह रहा था, मूल स्वर कह रहा था, आपको ये पूरी डिटेल बता रहा था। तो सबसे पहले बात करते हैं ए की। छोटा आ प्लस छोटी ई ये मिलके क्या बनाते हैं, ए बनाते हैं। देखिए आ भी अलग स्वर है और ई भी अलग स्वर है, दोनों मिलके बनाए ए। छोटा आ में बड़ी ई भी मिल गई तो बना ए, बड़ा आ में छोटी ई मिल गई तो भी बना ए, और बड़ा आ में बड़ी ई मिल गई तो भी बना ए। और ए की मात्रा हम कैसे करते हैं, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ऐसे लिखते हैं। आपको याद आ रहा होगा, अगर जिसने पहले हिंदी पढ़ रखी होगी तो गुण स्वर संधि इससे याद आ रही होगी। खैर उसकी संधियों की बात अपन करेंगे। आपको तो बस इतना ध्यान रखना है कि छोटा आ और ई मिले और ए बनाए, और ये ए जो बना ये क्या रहा, संयुक्त स्वर। ए फिर ए कैसे बनेगा, तो आप ध्यान रखिएगा कि छोटा आ और ए मिले, इन दोनों के मिलने से क्या बना, ए बना। ठीक है, अब अगला आ जाते हैं ओ। आ प्लस छोटा ऊ, आ प्लस बड़ा ऊ, बड़ा आ प्लस छोटा ऊ, बड़ा आ प्लस बड़ा ऊ। ये कोई भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन आप लगाएंगे आपसे बनेगा क्या, ओ, है ना। और अगला औ, तो छोटा आ प्लस ओ ये मिलके क्या बना, औ बना। तो ये हो गए संयुक्त स्वर, इनकी संख्या 4, और यही मिलके वृद्धि संधि और गुण संधि दोनों बनते हैं। मेरी बात समझ गए क्या। अगर आपने ये सेगमेंट समझ लिया कि संयुक्त स्वर क्या कहलाते हैं, कौन से किससे मिलके बना है, तो संयुक्त स्वर आपसे पूछे तो वे स्वर जो दो या दो से अधिक भिन्न स्वरों से मिलकर बनते हैं संयुक्त स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या 4 होती है। कौन कौन से, ए ओ औ। ए कैसे बना, छोटा आ प्लस ई। ए कैसे बना, छोटा आ प्लस ए। ओ कैसे बना, छोटा प्लस आ प्लस ऊ। और ओ कैसे बना, छोटा आ प्लस ओ। ये मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया। आइए आगे बढ़ते हैं। मैं यहां तक मानता हूं कि आपको यहां पे पूरी तरीके से स्वर आ गया होगा। अगली बात करते हैं अपन व्यंजन की। देखिए जब हम व्यंजन की बात करते हैं तो मैं आपको बता देता हूं कि आपके पास इतनी जानकारी होनी चाहिए कि जो व्यंजन है ये कभी स्वतंत्र रूप से नहीं मिलेगा। हमेशा कैसे उच्चारित होगा या लिखा जाएगा, हमेशा व्यंजनों के साथ लिखा जाएगा। कैसे लिखा जाएगा, व्यंजन के साथ मिलकर लिखा जाएगा। किसको, सॉरी, व्यंजन हमें स्वतंत्र रूप से नहीं मिलेगा। हमेशा कैसा लिखा जाएगा, हमेशा स्वर के साथ लिखा जाएगा। व्यंजन स्वतंत्र रूप से नहीं मिलेगा। देखिए स्वर में मैंने क्या बताया था, स्वतंत्र रूप से मिलेंगे, व्यंजन स्वतंत्र रूप से नहीं मिलेंगे। व्यंजन स्वर के साथ लिखे जाते हैं। अगर वो स्वर के साथ नहीं लिखे जाते तो आधे के रूप में डिनोट किया जाता है। कैसे डिनोट किया जाता है अभी आपको मैं बताता हूं, उसके पहले व्यंजन की परिभाषा। व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। किसकी सहायता से बोले जाएंगे, ध्यान रखिएगा, वो किसकी सहायता से बोले जा रहे हैं, तो स्वर की सहायता से। उनको हम क्या कहेंगे, व्यंजन कहेंगे। ठीक है, प्रत्येक व्यंजन में देखिए, थोड़ा सा यहां पे मैं आपको समझाता हूं। थोड़ा सा नीचे स्लाइड में देखिएगा, ये लिखा मैंने का, क्या लिखा मैंने यहां, का।
पर अगर इस का से मैं निकाल दूं आधा, मतलब क्या, का ये आधा और प्लस छोटा आ। अब देखिए इससे छोटा आ निकाल दिया तो इसमें हलंत लग गया। जैसे एक वर्ड लिखता है कोई क्या, आधा का रहता है और उसमें पूरा या रहता है, ये होता है क्या। अगर इसको मैं ऐसा लिखूं तो भी गलत नहीं है, कैसा, जैसा बता रहा हूं देखिएगा, ये डैश और ये देखिए यहां पे मिटा देता हूं, नहीं तो ये गड़बड़ हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए अभी आपको फिर से बता रहा हूं कैसे। इसको अपन ने पूरा का बनाया, देखिए ध्यान से देखिएगा, और नीचे हलंत लगाया है और या, तो ये क्या हो गया, क्या। एकदम सही है और ये भी एकदम सही है। मतलब जब इनके साथ स्वर नहीं है तो आधे रूप में लिखे जाते हैं। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। तो प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में छोटा अ स्वर मिला होता है। ये कैसे मिला होता है, तो ये मैंने आपको बताया, एक बार फिर से ध्यान रखिएगा। छोटा क और छोटा का में से अगर आ निकाल दूं तो आधा का बचता है। ठीक है, अ के बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है। परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या 33 कितनी मानी गई है, 33 मानी गई है। द्विगुण व्यंजन ढा और ड़ा, ये देखिए दोनों दो तरीके से होते हैं। एक डा जो द्विगुण, जिनके नीचे ये बिंदी बनी हुई है, डा इसके नीचे बिंदी बनी हुई है, क्या कहलाए ये, द्विगुण व्यंजन। एक डा ऐसा होता है, एक ये ऐसा डा और एक ये ऐसा ढा, जिसमें नीचे बिंदी नहीं है। मतलब एक बिंदी वाला गुण प्रदर्शित करते हैं, एक बिंदी बिना बिंदी वाला, इसलिए इनको हम कहते हैं द्विगुण। इनकी परिभाषा में आपको अलग से लिखाऊंगा, बिल्कुल टेंशन ना लें, समझने के लिए। तो परंपरागत रूप से 33 और द्विगुण व्यंजनों को मिलाकर व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई, 35, 35। अगर हम व्यंजन की और अच्छी परिभाषा या तकनीकी परिभाषा लिखने की कोशिश करें, तो जिन ध्वनियों के उच्चारण में फेफड़ों से बाहर आने वाली हवा मुख, विवर अथवा स्वतंत्र यंत्र में कहीं अवरोध उत्पन्न करती है, मतलब मुख में कहीं क्या होगी, टकराएगी, है ना, और अवरोध सहित बाहर निकलती है, वे ध्वनियां व्यंजन कहलाती हैं। देखिए सामान्यतः स्वर के उच्चारण में कोई भी ध्वनि टकराती नहीं है, पर अगर व्यंजन बोला जा रहा है तो ध्वनि कहीं ना कहीं जरूर टकराएगी, ऐसा होता है। तो ये बात किसके साथ हो गई, व्यंजन के साथ। परंपरागत रूप से 33 और द्विगुण को मिला दिया जाए तो 35 होती है व्यंजनों की संख्या। सबसे पहले बात करते हैं हम व्यंजनों के वर्गीकरण की। व्यंजन को अब हम डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, अब व्यंजन को हम डिवाइड। तो सबसे पहले बात करते हैं हम स्पर्श व्यंजन की। किसकी बात करते हैं, स्पर्श व्यंजन की। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हम किसकी, स्पर्श व्यंजन की। ठीक है, और स्पर्श व्यंजन के अंदर जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा फेफड़ों से निकलते हुए मुंह के किसी स्थान, मतलब क्या होगा, मुख में कहीं क्या हो, स्पर्श करे, उसको क्या कहेंगे हम, स्पर्श व्यंजन। ध्यान से समझना इसको। देखिए पहली बात तो हम व्यंजन को कितने भागों में डिवाइड करते हैं ये मैं आपको बता देता हूं। व्यंजन को हम डिवाइड करते हैं 3 भागों में। क्या क्या, कंठ, सॉरी स्पर्श, ऊष्म और क्या, स्पर्श व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन। कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। व्यंजनों को कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, 3, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। कितना है, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। 3 प्रकार से व्यंजनों को डिवाइड करते हैं। मैंने आपको व्यंजन की परिभाषा बताई कि जो किसके साथ मिलकर बने हो, स्वरों के साथ मिलकर बने हो, उसको हम क्या कहते हैं भैया, उसको हम कहते हैं व्यंजन। ठीक है, और मैंने का को अभी अलग करके बताया था, देखिए यहां पे फिर से बता देता हूं। ठीक है, और ये देखिएगा, एक सेकेंड, हाँ, ये का है, ये पूरा है, ये व्यंजन है। और अगर इससे मैं छोटा आ निकाल दूं तो ये शुद्ध व्यंजन, ये है, इसके नीचे हलंत लगा दिया। और यहां पे ध्यान दीजिएगा, निकला क्या इसके यहां से, छोटा आ। हमेशा जो चीज निकलेगी वो पीछे की तरफ जाएगी, स्वर।
ठीक है, ये देखिए ऊपर देखेंगे आप क प्लस आ। तो अब मैं बात करता हूं स्पर्श व्यंजन की। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा फेफड़े से निकलते हुए मुंह के किसी स्थान विशेष, ध्यान रखिएगा मैं बोल रहा हूं, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा फेफड़ों से निकलते हुए मुंह के किसी स्थान विशेष कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ का स्पर्श करते हुए निकलती है, उन्हें क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अब कभी कभी सीधे पूछ लेता है कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो मैं आपको बता देता हूं, स्पर्श व्यंजनों की संख्या होती है 35, सॉरी 25, 35 गलती से बोल रहा हूं, 25। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी? 25। 35 होती है व्यंजनों की संख्या और स्पर्श व्यंजनों की संख्या होती है कितनी? 25। और इसको कितने भागों में बांटा गया है? अब स्पर्श व्यंजन को, अभी तक व्यंजन को हमने 3 भागों में बांटा था, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। अब अपन बात करेंगे किसकी? अब अपन बात करेंगे स्पर्श व्यंजन की। स्पर्श व्यंजन को हमने बांटा है 5 भागों में। देखिए आपको कहीं पर भी लगे तो आप पॉज ले लीजिएगा और उसके बाद फिर से पढ़ना स्टार्ट करिएगा। थोड़ा भी कहीं लगे, मैं बहुत आराम से समझाने की कोशिश कर रहा हूं और मुझे लगता है कि आप समझ रहे होंगे बराबर। कहीं किसी को कोई तकलीफ आएगी तो आप मुझे पिंग करके, मैसेज करके या कॉल करके पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एनी टाइम। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। स्पर्श व्यंजन के प्रकार। स्पर्श व्यंजन मूलतः 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के? 5 प्रकार के होते हैं और उन 5 प्रकार को मैं आपको बताता हूं। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। कितने प्रकार के होते हैं स्पर्श व्यंजन? ध्यान रखिएगा, स्पर्श व्यंजन होते हैं 5 प्रकार के। कंठ, तालव्य, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। कंठ मतलब जिनका उच्चारण काहे से होगा? कंठ की सहायता से। आप उच्चारित करके देख सकते हैं, जैसे का, ख, ग, घ, अंगा, ये होते हैं कौन से व्यंजन? कंठ। मतलब कि इनका उच्चारण कैसे हुआ? कंठ की सहायता से हुआ। क, ख, ग, घ, अंगा, इनका उच्चारण किसकी सहायता से हुआ? कंठ की सहायता से हुआ, इसलिए अपन इसको बोलते हैं क, ख, ग, घ, अंगा। ठीक है, अगला आता है तालव्य, तालु। ठीक है, जब आपको ऐसा समझे सर्दी लगे और जहां खुजली होती है, दैट इज तालु जगह है, और इसका उच्चारण कहां से होता है? तालु से। तालव्य से जिन व्यंजनों का उच्चारण हो उन्हें तालव्य कहते हैं। च, छ, ज, झ, इया, इसको इया पढ़ते हैं। आप लोग लिखते जाइएगा, बहुत सारे बच्चों को काखा गाघा नहीं आता, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, और अगली बात है मूर्धन्य, जिसको हम बोलते हैं मूर्धा। क्या बोलते हैं? मूर्धा। तो ट, फ, ड, ढ, ड़, ये है मूर्धा। अब ये मूर्धा कौन सी जगह है सर? कभी गरम गरम समोसा खाइएगा और जब समोसा वो ऊपर चिपक जाता है ना, आप बहुत बहुत गर्म है, बहुत गर्म है, और जिस जगह पे चिपका, दैट इज मूर्धन्य, उसको कहते हैं अपन मूर्धा। ठीक है, तो जो जिनका उच्चारण मूर्धा की सहायता से होगा उसको हम कहते हैं मूर्धन्य की सहायता से होगा, या मूर्धन्य से होगा उसे हम कहेंगे मूर्धा। ट, ठ, ड, ढ, ड़। अगला आता है दंत, जिनका उच्चारण दांत से या दांत की सहायता से हो, वो होता है त, थ, द, ध, न। कौन से? दांत मतलब दांत। त, थ, द, ध, न, ये वर्ण अगर आपके सामने के 2 दांत नहीं होंगे तो आप बोल नहीं पाएंगे, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। त, थ, द, ध, न, इनको आप तभी बोल पाएंगे जब आपके आगे के दांत हैं, मतलब दंत इनको कहा जाता है, दांत की सहायता से बोले जाते हैं। अगला है ओष्ठ। अगला क्या है? ओष्ठ। प, फ, ब, भ, मा, ओंठ की सहायता से बोले जाने वाले व्यंजनों को हम क्या कहते हैं? ओष्ठ व्यंजन कहते हैं। प, फ, ब, भ, मा। ठीक है, प, बचपन में आप लोगों ने घर में पंजीरी होती थी, प्रसाद में मिलती थी सत्यनारायण भगवान की, खाओ, और अपन बचपन में खेलते थे, बोलो फूफा। देखो अपन क्या करते हैं? ओठ की सहायता से बोलते हैं, और अगर अपन ने बोला फूफा तो पूरी हवा बाहर निकलती है ना, तो ये यही है ओष्ठ।
देखिए हिंदी बहुत वैज्ञानिक भाषा है और इस वैज्ञानिक भाषा को समझने के लिए हमें सामान्य तरीकों का प्रयोग करेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आएगी। तो स्पर्श व्यंजन के मैंने आपको 5 सेगमेंट बताए। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। कंठ से जिनका उच्चारण वो का कंठ, तालव्य से जिनका उच्चारण वो तालु, मूर्धन्य से जिनका उच्चारण वो मूर्धन्य मूर्धा, और दंत से जिसका उच्चारण दांत से वो दंत, और ओष्ठ ओंठ से जिनका उच्चारण वो ओष्ठ। ये 5 प्रकार है और हर में 5-5 वर्ण है। का खा गा घा अंगा, चा छा जा झा इया, ट ठ ड ढ ड़, त थ द ध न, प फ ब भ म। मेरी बात इतनी समझ गए क्या? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो कंठ की यहां पे परिभाषा भी दे दी हमने कि जिन व्यंजनों का उच्चारण कंठ अथवा कोमल तालु निचली जीभ की सहायता से होता है कंठ कहलाते हैं। बिल्कुल जैसा कहते हैं ना, स्पष्ट आपको मेंस में लिखने के लिए अब आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बात समझ गए क्या? अब ये कौन कौन से हैं? तो ये अभी इनको आप हटा दीजिए, सिर्फ व्यंजन देखिए, का खा गा घा अंगा, विसर्ग को भी हटा दीजिए यहां से, अभी इनकी बात बाद में करेंगे। आप तो सिर्फ काखा गाघा अंगा को देखिए। अगला तालव्य, जिन व्यंजनों का उच्चारण तालु और जीभ की सहायता से होता है उन्हें तालव्य कहते हैं। देखिए मैंने समझा दिया था तो आपको ये परिभाषा समझने में आसानी होगी। ठीक है, अभी आप इनको छोटा ई बड़ी ई हटाइएगा, यहां से अपने दिमाग से हटाइएगा, या और सा अभी अपने दिमाग से हटाइएगा, मैं इनको आगे समझाऊंगा क्योंकि स्लाइड में मेरे को पीडीएफ आपको देनी है इसलिए यही लिख दिया है, च छ ज झ इया। ठीक है, ये हो गए कौन से? तालव्य। अगला क्या है? मूर्धन्य, जिन व्यंजनों का उच्चारण जिह्वा की नोक प्रायः उलट कर मूर्धा पर स्पर्श करती है उसे मूर्धन्य कहते हैं। वही मूर्धा जहां समोसा चिपकता है। ठीक है, और ये कौन से? ट ठ ड ढ ड़, ट ठ ड ढ ड़। मेरी बात समझ गए? अब अगला आ जाओ दंत, जिन वे व्यंजन जो जीभ की नोक द्वारा ऊपर के दांतों को स्पर्श करने से उच्चारित होते हैं उन्हें दंत कहते हैं। त थ द ध ना, देखिए देखिए इसमें साफ लिखा है ऊपर के दांतों को, नीचे के दांतों को नहीं। तो स्पष्ट आप उच्चारण करके अपने आप में देखना, त थ द ध न, ये सब क्या हो गए? दंत। ये हो गए 4। और अगला है ओष्ठ, वे व्यंजन जिनका उच्चारण दोनों ओठों को मिलाकर किया जाता है वे ओष्ठ व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, और इसमें अभी आप इनको स्वर को हटा दीजिएगा, छोटा ऊ बड़ा ऊ को, प फ ब भ म, ये मैं आपको बताऊंगा आगे, यहां व्यंजन लिखा हुआ है इसलिए इसको हटा रहा हूं। ठीक है, प फ ब भ म, ये क्या है? ओष्ठ व्यंजन। मेरी बात समझ गए कि नहीं समझ गए? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? जिनका उच्चारण ओठ की सहायता से हो। ये तो 5 हो गए क्या? स्पर्श व्यंजन के प्रकार। सिर्फ स्पर्श व्यंजन के कितने प्रकार हैं? 5, और ये मैंने पांचों आपको बता दिए। ठीक है, अब क्या होता है, उच्चारण की दृष्टि से कुछ और वर्ण बोले जाते हैं, और होता क्या है कि हमसे 3 मार्कर में पूछ लेता है, हम ये सोचते हैं कि हम तो 5 ही प्रकार पढ़ के आए हैं, ये 6वां प्रकार ध्यान रखिएगा, ना तो ये स्पर्श व्यंजन का हिस्सा है, ना ऊष्म व्यंजन का, ना अंतस्थ, ये मिक्स कहीं का भी हो सकता है। ये सिर्फ मैं आपके नॉलेज इनहेंस के लिए 3 मार्कर के हिसाब से बता रहा हूं। तो अगला है दंतोष्ठ, दांत और ओठ दोनों की सहायता से बोले जाएंगे। वे व्यंजन जिनका उच्चारण दांत और नीचे के ओठ मिलने पर होता है उनको हम कहते हैं दंतोष्ठ। क्या कहते हैं? दंतोष्ठ। वा और फा, वा और फा क्या कहते हैं? दंतोष्ठ। वा और फा, देखेंगे आपका नीचे वाला ओठ हल्का सा अंदर की तरफ जाएगा और दांत से टकराएगा, वा और फा। ठीक है, उनको हम बोलेंगे दंतोष्ठ। अगला क्या है? वत्सर्य व्यंजन। 3 मार्कर आता है, ध्यान रखिएगा। वत्सर्य व्यंजन, वत्सर्य का अर्थ है मसूड़ा, अतः ऊपर के दांत से कुछ ऊपर मसूड़े की सहायता से जीभ के स्पर्श से ये व्यंजन बोले जाते हैं। ना, न, ल, ज, सु, सु को हटा दीजिएगा, यहां पे कोई दिक्कत नहीं है। ना, ल और जा, ये क्या कहलाते हैं? वत्सर्य, जो मसूड़े अथवा ऊपर के दांत की सहायता से बोले जाते हैं, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। अगला क्या है? कंठोष्ठ, मतलब कंठ और ओष्ठ की सहायता से बोले जाएंगे। तो कंठोष्ठ वर्ण लिखा है यहां, ध्यान रखिएगा।
यहां व्यंजन नहीं लिखा, वर्ण लिखा है, मतलब इसमें स्वर भी हो सकता है। वर्ण तो स्वर और व्यंजन दोनों होते हैं ना, क्योंकि स्पर्श व्यंजन मैं आपको ऊपर समझा चुका हूं, 5 ही होते हैं, यहां इनसे रिलेटेड है इसलिए मैं ये समझा रहा हूं आपको। ठीक है, तो ये क्या है, कंठोष्ठ, जिन वर्णों का उच्चारण क ठ कठ और ओष्ठ की सहायता से होता है उन्हें कंठोष्ठ वर्ण कहते हैं, ओ और औ। ये दोनों बातें हुई। अब अगला है कंठ तालव्य, जिन वर्णों का उच्चारण कंठ, कंठ होता है ये, तालु आपको बताया था अभी, जहां सर्दी हो तो खुजली लगती है, इन दोनों की सहायता से हो उन्हें कंठ तालव्य वर्ण कहते हैं। यहां व्यंजन की बात नहीं हो रही है, तो ये क्या है, ए और ए। ठीक है, इन दोनों को कहते हैं हम कंठ तालव्य। अभी स्पर्श व्यंजन बताया हूं पहला, उसके 5 प्रकार बताए हैं, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। अब इन 5 प्रकार के अलावा उससे रिलेटेड थे ये, इसलिए मैंने आपको बता दिया। आप ऐसा मत समझिएगा कि ये 9 प्रकार होते हैं, ये प्रकार कितने होते हैं, सिर्फ और सिर्फ 5। आपको पीडीएफ जो मिलेगी उस पर लिखा भी रहेगा, और आपको मैं अभी समझा भी रहा हूं, बता भी रहा हूं, नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये उससे रिलेटेड है और आ जाता है, हमसे बनता नहीं है। फिर हम सोचते हैं 3 मार्कर पूछा कहां से हमसे, सर इतना कठिन 3 मार्कर, सर क्या इतना डीप पूछेगा, बिल्कुल पूछेगा। 19 का पेपर एज कंपेयर हिंदी का इजी था, बट इसके पहले के पेपर आप उठा के देखेंगे तो इजी नहीं था, है ना। और अब व्याकरण के पोर्शन को बढ़ा दिया है, लेटर राइटिंग को अलग कर दिया है, इसलिए और टफ पेपर आ सकता है, इसलिए मैंने इतना आसानी से आपको समझाने की कोशिश की है। आगे व्यंजन से रिलेटेड बातें करूंगा मैं आपसे, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, आपको मैंने अभी एक ही व्यंजन का प्रकार बताया है, वो है स्पर्श व्यंजन। क्या बताया है, स्पर्श व्यंजन। आपको मैं संयुक्त व्यंजन, ये अलग प्रकार है, ये अलग है, व्यंजनों के सेगमेंट में नहीं आता है, इसको मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा। उसके पहले मैं आपको अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन पढ़ाऊंगा, इसलिए यहां पे इसको स्किप करके मैं आगे बढ़ रहा हूं। आपको पहले कुछ चीजें पढ़ा देता हूं, व्यंजन गुच्छ क्या होता है और व्यंजन गुच्छ द्वित्व क्या होता है, यह ध्यान रखना है आपको कि ये क्या है। अभी संयुक्त व्यंजन को दिमाग से हटाइएगा, स्पर्श व्यंजन मैंने आपको बता दिया है, अंतस्थ और ऊष्म मुझे बताने हैं। चलिए व्यंजन गुच्छ कर देते हैं, क्या होता है ये, किसी शब्द में 2-3 व्यंजन लगातार हों, किसी शब्द में जब 2 और 3 व्यंजन लगातार हों और जिनके मध्य में कोई स्वर ना हो, उसे व्यंजन, उस व्यंजन समूह को व्यंजन गुच्छ कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, व्यंजन गुच्छ कहते हैं। देखिए यहां पे मैंने उदाहरण दिया है, ठीक है। देखिए यहां पे उदाहरण क्या है, इसकी बात करते हैं, उदाहरण क्या है, ठीक है। क्यारी, का, या, ये दो हैं, इनके बीच में कोई स्वर है नहीं, फिर ये बाद में आया आ, और रा और ई, का और या, ये दोनों क्या है, व्यंजनों के गुच्छ। ये जहां भी कहीं भी ऐसा क्यारी, स्वास्थ्य, स्वप्न, अच्छा, ये देखिए ये आधा व्यंजन जहां भी जुड़ा होगा उसे व्यंजन गुच्छ कहते हैं। 3 मार्कर पूछा जा सकता है आपसे सीधा सीधा। व्यंजन गुच्छ द्वित्व ये क्या कहलाता है, जब 2 समान व्यंजन, देखिए यहां का अलग है या अलग है, ये असमान व्यंजन। अब जब समान व्यंजन व्यंजन जैसे बच्चा, तो बच्चा, पत्ती ले लीजिए, पा में आ निकाल दिया अपन ने, चलिए ता और ता एक साथ, देखिए यहां 2 है, पत्ता या पत्ती, बच्चा में छोटा चा और चा, पट्टी, टा और टा, अड्डा, छोटा आ और बड़ा डा, तो ये दोनों क्या हो गए, समान वर्ण जब क्या हो जाए, समान व्यंजन एक साथ आ जाए, तो इसे कहते हैं व्यंजन गुच्छ द्वित्व। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, ये 2 प्रकार जो मैंने आपको बताया। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, फिर से यहां क्लियर कर रहा हूं, 3, स्पर्श व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। ऊष्म और अंतस्थ क्या होते हैं मैं आपको बताऊंगा, मुझे लगा कि यहां पे एक साथ बता दूंगा तो मिक्स ना हो जाए, इसलिए मैंने आपको ये सिर्फ उच्चारण के आधार पे जो थे उनको मैंने क्लियर कर दिया। उच्चारण के आधार पे कहता हूं, स्पर्श व्यंजन से रिलेटेड जो और कुछ पूछ लेता है हमसे उसको मैंने क्लियर कर दिया। और अब मैं आपको आगे बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि कल आएगा, उसमें आपको ऊष्म, अंतस्थ और संयुक्त व्यंजन, इनकी डिटेल करेंगे अपन। तब तक के लिए
थैंक यू। अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। आपको कहीं कोई डाउट हो तो मैं आपको बोल रहा हूं कि आप क्या करें मुझे डायरेक्ट मैसेज करें, मैं आपको क्वेरी को क्लियर करूंगा। कोई भी दिक्कत हो आप मुझे बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।